नमस्कार, मैं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ नेशन। आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं जो बस्ती विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी देवेंद्र श्रीवास्तव जी, कांग्रेस पार्टी के। आज हमारी खास मुलाकात इनसे होगी और सवालों का महामायाजाल होगा। आखिर कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर और सरकार बनाने के बाद जनता को क्या राहत दिखी, बड़ा सवाल है। बस्ती में 25 मई को लोकसभा का चुनाव है और 4 जून को आपकी सरकार बनेगी, तो क्या कहना चाहेंगे इस बात को लेकर आप? देखिए, इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में दो विचारधारा चुनाव लड़ रही है। एक का नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं और दूसरे का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अगर आप पिछले चुनाव में जो अभी मतदान हुए हैं, अगर उसकी खबर भाई न्यूज ऑफ नेशन है तो ये राष्ट्र का समाचार है। तो राष्ट्र का समाचार तो इस वक्त सबसे बड़ा यही है कि जितने चुनाव हुए हैं इंडिया गठबंधन उसमें लीड कर रही है। और इसलिए लीड कर रही है कि राहुल गांधी के पास मुद्दा क्या है कि हम उन नौजवानों को जो ग्रेजुएशन करके निकलेंगे तो अप्रेंटिस के दौरान उनके पास पैसा नहीं होता, तो उन्हें 1 लाख रुपए देने का वायदा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहे हैं? महिलाओं के मंगलसूत्र पे चर्चा कर रहे हैं। राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं? महिलाओं को, गरीब महिलाओं को, जो घर की मुखिया होगी, प्रत्येक घर में एक महिला को 1 लाख रुपया देने की घोषणा कर रहे हैं, अपने चुनाव घोषणा पत्र में शामिल कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं कि हमने समूह सखी बनाया और समूह सखी को मिलता क्या है? बैंक पे दिन रात दौड़ती हैं और पता चला उन्हें समय से वेतन भी नहीं मिलता। तो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी का जो मुकाबला है वो घोषणा पत्र का मुकाबला नहीं है। राहुल गांधी तो घोषणा पत्र पे चर्चा कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं हम किसानों के लिए एमएसपी लाएंगे। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं ये हम नहीं दे सकते। राहुल गांधी ने कहा कि हम जिस दिन हमारी हुकूमत आई, जो फेक न्यूज आपके मीडिया रोज देख रहे हैं और तमाम यूट्यूब चैनल वाले निकाल के बाहर कर दिए जा रहे हैं, तो राहुल गांधी ने कहा फेक न्यूज के लिए हम जो प्रेस परिषद है, काउंसिल ऑफ इंडिया, उसको हम अधिकार देंगे कि वो जांच करके बताए कि ये फेक न्यूज है। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं हम यूट्यूब चैनल को ही बंद कर देंगे। तो अब सवाल ये है कि एक तरफ मुद्दा है, एक तरफ नीतियां हैं, एक तरफ कार्यक्रम है, एक तरफ लोकतंत्र को बचाने का अभियान है, एक तरफ संविधान को बचाने का अभियान है, और दूसरी तरफ क्या है? लफाजी है, गुमराह करने की कोशिश है, मुद्दे से भटकाने की कोशिश है। कहीं पाकिस्तान की चर्चा है तो कहीं अपने पूरे भारतवर्ष के अंतर्गत कभी बहुमत को डराते हैं कि आप खतरे में हो, कभी अल्पसंख्यक को डराते हैं कि आप खतरे में हो। अरे खतरे में कोई लोकतांत्रिक मुल्क तब होता है जब उसके बाशिंदे बेरोजगार हों। खतरे में कोई लोकतांत्रिक मूल्य तब होता है जब आदमी के पास बच्चा तो है लेकिन स्कूल जाने के लिए उसके पास फीस नहीं है। बीमार है माँ बाप, लेकिन जब हम अस्पताल जाते हैं तो इलाज का हमारे पास पैसा नहीं है। कहने के लिए तो सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज है, लेकिन सब जिलों से रिफर करके मरीज लखनऊ क्यों भेजे जाते हैं? तो ये सवाल है राहुल गांधी का। और नरेंद्र मोदी जी का सवाल जो है वो कभी मंगलसूत्र है तो कभी पाकिस्तान है तो कभी तुष्टीकरण की है, और कोई मुद्दा नरेंद्र मोदी जी के पास नहीं है। आपने बेरोजगारी की बात हमसे छेड़ी और तमाम सारी गतिविधियां आपने गिनवाया, मैं मानता हूं आपकी बात। अब बेरोजगार की अगर मैं बात करूं, अभी एक बेरोजगार ने, मैं गांव में गया था तो उस बेरोजगार ने हमसे बोला, मैंने उनसे सवाल किया कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी पूरे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, तो उनमें से आपको क्या पसंद लगता है? यानी जब आप सुनते हैं राहुल गांधी और मोदी जी को क्या, तो उस बेरोजगार युवा ने कहा, अब देखिए वो इंसान बेरोजगार है, उसने कहा कि जब नरेंद्र मोदी जी भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं, तो हम प्रेरित होते हैं कि हम उनको वोट दें, और जब राहुल गांधी भाषण देते हैं तो मैं मजबूर होता हूं भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए। एक बेरोजगार कह रहा है, आखिर कुछ तो बात होगी।
सरकार में? अब आप देखिए, राजनीति में अभी हमारे यहाँ पॉलिटिकल प्रशिक्षण का कोई स्कूल नहीं खुला है। मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में खुलने लगेगा। उसमें एक टॉपिक होता है प्रोपेगेंडा का, वो प्रमुख हथियार होता है। तो आपको तो पता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रोपेगेंडा में सबसे ज़्यादा तेज हैं। जैसे अभी राहुल गांधी ने कहा कि किसी भी सरकारी दफ्तर में जो संविदा पे काम कर रहे हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर द्वारा ठेकेदार के अधीन काम कर रहे हैं और जो बराबर मूल्य का काम कर रहे हैं, यानी एक सरकारी कर्मचारी जो काम कर रहा है, जो 50,000, 60,000, 80,000 पा रहा है, बराबर श्रम का दूसरा जो संविदा का आदमी है वो 10,000, 8,000, 12,000 रुपये काम कर रहा है। तो अब राहुल गांधी ने तो कहा हम सरकारी, जिस दिन हमारी सरकार बनी, हम सरकार से सरकारी दफ्तरों में संविदा और ठेके की नौकरी को समाप्त कर देंगे और उन लोगों को हम बराबर का मौका दे देंगे और श्रम का बराबर मूल्य तय होगा। लेकिन प्रोपेगेंडा क्या है नरेंद्र मोदी का कि हमने इतने 1,000 करोड़ नौकरियां दे दी। आप कभी जाइए ना, किसी के संविदा कर्मी से पूछिए कि 10, 12 हज़ार, 8,000 तुम पा रहे हो, कहीं अगर मकान किराए पे ले लिया और बच्चे की फीस अगर सेंट बेसिल में देना हुआ तो भोजन के लाले पड़ जाएंगे। तो ये फर्क है। उनके पास प्रोपेगेंडा है, इसलिए वो बेरोजगार मासूम है, वो समझ नहीं पाया होगा। कभी कभी ये लगता है ना कि हमने देखिए इस जिले में इतनी सड़कें बना दी, पता चला जब दूसरे जिले में बोल करके हम आ रहे हैं तो उस जिले का आदमी तो इस जिले को जानता नहीं, देखता नहीं, तो सोचता है हर जगह सड़क बन रही है। आप किसी गांव में चले जाइए तो बस सड़क की हकीकत पता चलेगी। तो प्रोपेगेंडा में ये माहिर हैं। और राहुल गांधी यथार्थ जीवन की जो कठिनाइयां हैं, जो संघर्ष हैं, जो परेशानियां हैं, जो दुश्वारियां हैं, उसका हल करने के लिए लगातार उन्होंने पदयात्रा भी किया और अपने घोषणा पत्र में उसको शामिल भी किया। सरकार तो कह रही है तो अन्याय यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी। देखिए, अगर हमारे देश में एक ऐसा कानून बन जाए कि प्रधानमंत्री पद पे बैठने वाला व्यक्ति अगर कोई गलत बयानी करता है या झूठ बोलता है तो वह उस पद के अयोग्य कर दिया जाए, तो मैं ये समझता हूं उस पद पर बैठ करके कोई आदमी झूठ नहीं बोलेगा। राहुल गांधी एक सिंपल नागरिक, जिनकी आपने नहीं, ये भड़का रहे हैं ना समाज को। हाँ तो सुनिए ना, जिनकी आपने लोकसभा की सदस्यता, जिसको जनता ने चुन करके भेजा था और आपने उसे निरस्त कर दिया, खारिज कर दिया गैर कानूनी तरीके से, उसके लिए वो लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि ये गलत किया गया। तो अन्याय आप कर रहे हो, आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हो। अगर राहुल गांधी की सदस्यता आपने समाप्त करके अन्याय किया और अन्याय करने का आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हो। आपने इलेक्टोरल बॉन्ड पे जब आरटीआई के अंदर सूचना मांगी गई कि आपको कितना चंदा मिला, तो आपने सूचना भी नहीं दिया और एसबीआई को यह निर्देश दे दिया कि आप इसकी सूचना पब्लिकली पब्लिश नहीं करेंगे। जब सर्वोच्च न्यायालय में रिट होती है और सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि सार्वजनिक राजनीतिक दलों को का चंदा ये सूचना के अधिकार के दायरे में आता है, इसे पब्लिश किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई समय मांगती है। जब सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं तुम्हें 24 घंटे के अंदर देना है, तो वो पब्लिश होती है। तो अन्याय कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। एक राहुल गांधी का अन्याय है, बताइए। इन्होंने राम मंदिर पर ताला लगवाया था। किसने? आपकी सरकार ने। अच्छा, अब आप नंबर एक चीज ये जानिए कि राम मंदिर की पूरी प्रोसीडिंग न्यायालय के अधीन था। कांग्रेस पार्टी ये श्रेय नहीं लेती कि हमने ताला लगवाया, हमने ताला खुलवाया। ये कभी कांग्रेस पार्टी नहीं कहती। राहुल गांधी बयान देते हैं? नहीं, कभी नहीं कहते। नहीं, बयान उन्होंने दिया? कभी नहीं दिया। एक बार मुझे दिखा दीजिए। कांग्रेस ने कभी क्रेडिट लिया और न कभी इसको जो है श्रेय किसी और को लेने दिया। हम न्यायालय में हमारा विश्वास है। न्यायालय ने कभी ताला लगाया, कभी ताला खुलवाया और जो न्यायालय ने आदेश किया उसका ये कार्यपालिका ने पालन किया। ये पहली सरकार है कि न्यायालय ने फैसला किया कि राम मंदिर बनना चाहिए और क्रेडिट कौन ले रहा है? नरेंद्र मोदी। तो अन्याय कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी। आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी खुल के कह दे कि हमने राम मंदिर बनवाया? ये एफिडेविट दे दें या ये कह दें कि 5 साल इनकी लोकसभा में बहुमत थी, सरकार थी, लोकसभा में कानून बना करके इन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए क्यों नहीं आदेश बनाया?
क्यों सर्वोच्च न्यायालय की प्रतीक्षा किया? और कांग्रेस पार्टी भी यही कहती थी कि सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला होगा वो हमें स्वीकार होगा। तो जब कांग्रेस कहती थी तब आप अयोध्या कूच कर जाते थे कि नहीं हम जबरदस्ती बनाएंगे, हम जबरदस्ती जाएंगे, तो आप न्यूसेंस क्रिएट करते थे। और जब सरकार में आए तो आपने न्यायालय की प्रतीक्षा किया, और जब न्यायालय ने आदेश किया तब उसका निर्माण हुआ। तो अन्याय कौन करता है? आप करते हो। इनकी ही सरकार में जब नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व किया राम मंदिर को लेकर, तो इनकी ही सरकार में इतनी संयम से, और ना कोई दंगा ना कोई फसाद, इतने सटीक से, इतने आराम से राम मंदिर का निर्माण हुआ। लेकिन और सरकारों में कार सेवकों के ऊपर गोलियां तक चली हैं, कितने घरों का चिराग बुझ गया है। अब आप मुद्दे को भटका रहे हैं, लेकिन जवाब सुन लीजिए। नहीं, मैं भटका नहीं रहा हूं, मैं आपको सही जानकारी दे रहा हूं। नहीं नहीं, आप सुनिए। आप मुझे ये बता दीजिए कि जिस वक्त कार सेवकों पे गोलियां चली तो अयोध्या कौन गया था? और क्या वो न्यायालय के आदेश से गए थे? जब इनकी सरकार आई, आज 10वां साल पूरा हो रहा है, तो जब इनकी सरकार बन गई तो ये जबरदस्ती राम मंदिर निर्माण करने क्यों नहीं गए अयोध्या? अदालत के फैसले का प्रतीक्षा क्यों किया इन्होंने? हमारी सरकार थी तो ये जबरदस्ती जा रहे थे बनवाने के लिए। जब इनकी सरकार 14 में आई, 2014 में, तो इनकी सारी भीड़ क्यों नहीं चली गई अयोध्या निर्माण करने के लिए? तो निश्वास कौन क्रिएट करता है? अशांति कौन क्रिएट करता है? भारतीय जनता पार्टी करती है। और जब इनकी सरकार आई तो अपनी सरकार में अशांति करेंगे नहीं। हमको 10 साल बाद कानूनी तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से मंदिर बना है, तो ये 10 साल पहले 14 में आए, क्यों नहीं भेज दिया वहीं भीड़? नहीं भेजे। तो ये जब दूसरे की सरकार रहेगी तो ये अशांति पैदा करेंगे, और जब इनकी सरकार रहेगी तब चूंकि भाई एक मतलब आतंकवादी को हुकूमत दे दिया जाए तो अपनी हुकूमत के खिलाफ थोड़ा बंदूक चलाएगा। तो अगर आपने इन कमियों को गिनवाया सरकार की, तो सरकार इतने दावे के साथ जनता के दिलों में कैसे अपना स्थान बनाई है? मैं तो कह रहा हूं कि आप ये देखिए, मैं कमियां नहीं गिना रहा हूं, मैं आपको आईना दिखा रहा हूं। आपने कहा ना कि शांति से काम हो गया, तो उसका मैंने आईना दिखाया कि मेरी सरकार में ये जबरदस्ती कर रहे थे और अपनी सरकार में अदालत के फैसले की प्रतीक्षा कर रहे थे। नहीं, जब आपकी सरकार नहीं मान रही है, मंदिर नहीं बनवा रही है, तो जाहिर सी बात है। अब बताइए किस देश में होता है कि अपने आस्था के लिए लड़ा जाए? आस्था तो एक स्वतंत्र चीज है, लेकिन ये अपने देश में इस तरीके से चीजें हो रही हैं कि हम अपने जो आराध्य हैं, अयोध्या में श्री राम जी, मथुरा में श्री कृष्ण जी, और काशी में भोलेनाथ, अब बताइए ये चीज कहां पर होता है? ये 3 आराध्य देवता है हिंदू धर्म के, और इतना बाधा आ रहा है। इसी सरकार में हमारी संस्कृति, हमारी विरासत वापस लौटी है, और हर सनातनी के मुख पर है कि यही एक सरकार है जो हिंदुओं की विरासत लौटाई है। तो इनसे कहिए कि प्रधानमंत्री पद छोड़ करके किसी मंदिर के पुजारी हो जाए। नहीं जरूरी बोला है, इसमें? नहीं जरूरी। सरकार का काम क्या? आपने संविधान पढ़ा है ना? संविधान में क्या लिखा है कि हम किसी भी धार्मिक क्रियाकलाप में नहीं, सभी धर्मों की इज्जत करेंगे और किसी धर्म का हिस्सा नहीं बनेंगे सरकार में। धर्म क्या है? इबादत क्या है? आराधना क्या है? पूजा क्या है? निजी चीज है। हम कौन सा ऐसा हिंदुस्तान में आदमी है जिसके घर रामायण नहीं होता? हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा नागरिक है जो अपने घर में पूजा करके किए बगैर निकलता है? किसी भी धर्म का आदमी को ले लीजिए भाई, अगर इस्लाम को मानने वाला है तो नमाज अदा करता है, अगर वो ईसाई धर्म को मानने वाला है तो वो प्रेयर करने जाता है, हिंदू है तो कभी मंदिर जाता है, कभी अपने घर में पूजा करता है। तो ये काम तो सरकार का थोड़ा। सरकार का काम क्या था? बेरोजगारी, उस पर आप बात नहीं करते। सरकार का क्या काम था? महंगाई खत्म करना, उस पर आप बात नहीं करते। सरकार का क्या काम था कि हमको स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराना, उस पर आप बात नहीं करते। सरकार तो बिल्कुल तीनों पे काम कर रही है। नहीं, एक एग्जाम्पल बताइए। आप चले जाइए मेडिकल कॉलेज बस्ती में, आयुष्मान कार्ड का इन्होंने अभी स्वास्थ्य के बारे में आयुष्मान कार्ड योजना इन्होंने लागू किया। अब आप सुनिए, आयुष्मान कार्ड आप पता कर लीजिए कि कितने अस्पतालों में वो वैलिड है और कितने अस्पतालों में डॉक्टर उसे यूज कर रहे हैं। दूसरी चीज,
आयुष्मान बनने का जो अभियान है, अभी कम से कम 80% लोग आयुष्मान कार्ड नहीं बना उनका। दूसरी चीज सुन लीजिए, लोग बनवा रहे हैं और इस लाभ उठा रहे हैं। नहीं ये तो मैं आपसे कह रहा हूँ, लाभ कैसे उठा रहे हैं मैंने देखा है। आप मेडिकल कॉलेज चले जाइए, मेडिकल कॉलेज में हमारा जो मरीज है क्रिटिकल डिजीज का, उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती करके इलाज क्यों नहीं हो रहा, उसे क्यों लखनऊ रेफर किया जा रहा है? वो भी मेडिकल कॉलेज है, ये भी मेडिकल कॉलेज है। तो एक मेडिकल कॉलेज दूसरे मेडिकल कॉलेज को क्यों रेफर कर रहा है? इसका मतलब क्या है? भवन खड़ा है। मशीन है या नहीं है ये भौतिक सत्यापन का विषय है, लेकिन चिकित्सक नहीं है, ये आप भी जानते हो, सरकार भी जानती है। उस दिशा में कौन सा प्रयास हो रहा है? आयुष्मान कार्ड तमाम प्राइवेट अस्पताल हैं उसे लेने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं भैया आज अगर हमने आयुष्मान कार्ड से इलाज कर दिया तो हमें पैसा नहीं मिलता, हमको 20 जांच से गुजरना पड़ता। आज जाइए किसी से जरा पूछिए जो आयुष्मान कार्ड को जो इंटरटेन, आपके पास इसका प्रूफ है? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। और आपको बता दूं, अभी आप चले जाइए जिला पूर्ति कार्यालय, राशन कार्ड अप्लाई करने का वेबसाइट बंद है। अभी आप राइट टू एजुकेशन में आप चले जाइए, 1 हफ्ते से राइट टू एजुकेशन की साइट बंद थी। जब शिक्षा का अधिकार कानून बनाया था कांग्रेस पार्टी ने, तो ये नहीं तय किया था कि आप वो अप्लाई ऑनलाइन कराएंगे और ऑनलाइन कराने के बाद वेबसाइट बंद कर देंगे। यहाँ पे जितने कॉन्वेंट स्कूल हैं, जनता बोल रही है अब की बार मोदी सरकार, जनता बोल रही है अब की बार मोदी सरकार। जनता ये बोल रही है कि अब की बार गठबंधन की सरकार, और मोदी सरकार का नारा पुराना हो गया, उनकी हकीकत खुल गई। अब जनता दूर दूर तक मोदी से मिलने वाली नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं, आप किसी गांव में चले जाइए, अभी मैं कल कम से कम 2-3 गांव में था, हमारे बोलने से पहले लोग कह रहे हैं कि भैया सरकार बन रही है आपकी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, एक तरफा जितने लोग ड्यूटी से आए सब बता रहे हैं भैया वहां गठबंधन की सरकार बन रही है, पूरा दक्षिण भारत गठबंधन की सरकार बन रही है। कितने सीटें आएंगे? मैं तो समझ रहा हूं बहुमत से कहीं ज्यादा। कहीं सीट में जाना बहुमत से कहीं जाते हैं। देखिए ये तो अमित शाह नरेंद्र मोदी बताएंगे कि जो झूठ का जो कारखाना खोले हुए हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि इतनी सीटें आएंगी? मैं इतना जानता हूं, जनादेश आपके पास सत्य का कारखाना है। हाँ, जनता का जनादेश कांग्रेस और गठबंधन की ओर है, इसलिए सीटों का निर्धारण हम भविष्यवक्ता तो है नहीं। अगर जो काम किया होगा तो जरूर कहेगा 400 पार। एक काम बताए ना, एक काम आप दिखा दीजिए हमको। 80 करोड़ लोगों को इन्होंने भूख मुक्त किया है। आप बताइए, आप फूड सिक्योरिटी बिल, आप तो प्रेस जगत से हैं, आप पढ़िए कि सोनिया गांधी को कैंसर है, बीमार है, और उन्होंने बीमारी की हालत में लोकसभा में जाकर के खाद्य सुरक्षा कानून पास कराया था। अगर ये खाद्य सुरक्षा कानून ना होता तो प्रधानमंत्री से पूछिए 1 किलो अनाज दे पाते? कांग्रेस के समय में लोग लाइनें लगाते थे और भाजपा की सरकार में तुरंत। आप गलत सोचते हैं। आप कांग्रेस की सरकार में एक परिवार को 35 किलो अनाज मिलता था, और इनकी सरकार में अगर आपके पास 3 सदस्य हैं तो आप 15 किलो अनाज पाएंगे। ये जरा सा जलापूर्ति अधिकारी से आप पूछ लीजिए कि अगर किसी परिवार में 3 आदमी हैं, उस समय जनसंख्या कम थी सर, तो जनसंख्या से इससे क्या लेना देना? हमारे पास जो अनाज का भंडार है वो अकूत है, जनसंख्या से क्या लेना देना? जितनी जनसंख्या उससे अधिक पैदावार मेरे पास है। हमारे पास जो रिसर्च सेंटर इंदिरा जी ने, नेहरू जी ने जो खोले थे मनमोहन सिंह के ज़माने में, जो खाद बीज के तमाम रिसर्च करके जो बीज आए थे, उससे पैदावार हमारा कई गुना बढ़ा। जब जनसंख्या कम रहेगी, स्टॉक ज्यादा रहेगा तो ज्यादा देंगे। इस सरकार में 140 करोड़ जनता, कांग्रेस के समय में जनसंख्या का आप आकलन कर लीजिए। 10 साल पहले तो कांग्रेस की सरकार थी, 10 साल में वृद्धि नहीं होगी। 10 साल के पहले ही ये कानून बना है जो फूड सिक्योरिटी बिल है। आप मुझे बताइए, इस राशन के दुकानों पे मिलने वाले अनाज का, अगर आप मीडिया से जुड़े हैं तो इसका क्रेडिट सोनिया गांधी, कांग्रेस, मनमोहन को दीजिए। इसका नरेंद्र मोदी से क्या लेना देना? कोई नया कानून बताएं। मनरेगा, खाद्य सुरक्षा बिल, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, और ये भूमि अधिग्रहण कानून, आपके लिए कृषि के लिए जो अभी उन्होंने कह दिया कि 30 दिन के अंदर हम फसल बीमा का भुगतान करेंगे, राहुल गांधी। ऐसा कोई कानून बनाइए, एक कानून बताइए जो इन्होंने बनाया हो, एक सिंगल कानून बता दीजिए। हाँ छोड़िए कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या नहीं किया, छोड़ दीजिए। सिंगल भारतीय जनता पार्टी का एक कानून ऐसा बताइए जिससे आम आदमी को कोई राहत मिलती हो, एक सिंगल कानून बताइए।
कानून अगर इन्होंने नहीं बनाया है, लेकिन इन्होंने जनता का विश्वास जीता है, जनता के लिए इन्होंने सब कुछ किया, इनको कुर्सी की चिंता 1% नहीं है। आप नहीं बता पा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। इन्होंने जो किसान सम्मान निधि बनाया, वो कानून नहीं बनाया। वो जानते क्या किया? ऑर्डिनेंस, वो एक तरीके से जियो है, वो कानून नहीं है, उसे लोकसभा ने नहीं पारित किया है। यानी किसी भी वक्त तो खत्म हो सकता है। कांग्रेस पार्टी ने जितने कानून बनाए हैं संविधान में संशोधन करके बनाया है। यानी खाद्य सुरक्षा कानून को अगर ये भाजपा सरकार खत्म करना चाहे तो नहीं खत्म कर सकती। और सम्मान निधि में इन्होंने कितना दिया? 500 रुपये महीने। चिल्लाते हैं हमने हजारों करोड़ों किसानों को ट्रांसफर कर दिया। अब कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में कितना दिया? 72,000 रुपये सालाना, यानी 6,000 रुपये सालाना और 72,000 रुपये सालाना। दोनों में कौन किसानों का सम्मान कर रहा है? कांग्रेस कर रही है या भारतीय जनता पार्टी कर रही है? और जिस दिन आपको बता रहा हूं, हमारे यहां छत्तीसगढ़ में लागू कर दिया था कानून, जो न्यूनतम आय रोजगार गारंटी योजना है, न्याय, राहुल गांधी बोलते थे न्याय, तो न्यूनतम आय गारंटी योजना, इसको राहुल गांधी पूरे देश में लागू करना चाहते थे, लेकिन अफवाहों में जनता भ्रमित हो गई। अब जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। हम 72,000 दे रहे थे और ये 6,000 दे रहे हैं। अरे 500 रुपया तो विधवाओं को मिलता है, विकलांगों को मिलता है। हमारे जो है वो ये विधवा, विकलांग और वृद्धा को 500 रुपये मिलता है। तो ये जो किसान खेत का सीना चीर कर करके फसल उगाता है और खुद खाता है और करोड़ों लोगों को खिलाता है, तो उसको तो इन्होंने विधवा, विकलांग और वृद्धा के बराबर लाख खड़ा कर दिया। 500 रुपये क्या है? उसी बराबर तो खड़ा कर दिया। उसमें वो क्या करेगा? खाद भी खरीदेगा, बीज भी खरीदेगा, जुताई भी देगा, सिंचाई भी करेगा, बच्चे की फीस भी देगा, क्या क्या करेगा? कभी इनको पता है कि एक किसान की या एक आम आदमी की जिसके पास कोई साधन नहीं है, उसकी जरूरत क्या है? आपकी जिम्मेदारी है कि जिन योजनाओं को हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं हकीकत, वो आप बताइए या हमें बताइए इन्होंने कोई कानून बनाया हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीत कैसे रही है? सवाल का हमको जवाब आपसे चाहिए। देखिए, जीत लोकतंत्र में जो बहुमत जिसको मिल जाता है वो जीत जाता है। और लोकतंत्र में अगर जीत ही सारा अधिकार होता तो 5 साल बाद दोबारा चुन के आने का प्राविधान नहीं किया गया होता। आदमी जिताता है, इन्होंने सपना दिखाया, जनता गुमराह हुई, जनता ने वोट कर दिया, सपने पूरे नहीं हुए। जो गुमराह लोग थे वो जागरूक हो गए, उन्हें ये लग गया कि इन्होंने जो सपना दिखाया था वो गलत था। अब 5 साल बाद जो वोट का अधिकार आया है 24 का, ये 2019 और 2014 की भूल को सुधार करने का अवसर है। और यही संविधान है जिसे तोड़ना चाहती है भारतीय जनता पार्टी सरकार। ये संविधान में ना होता कि हम भूल सुधार कर सकें तो मैं ये समझता हूं जीतने वाला हमेशा जीतता रहता। और इसी संविधान को छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इसी संविधान को हम ताकत देना चाहते हैं कि हर 5 साल बाद जनता को भूल सुधार का अवसर मिले। और ये भूल सुधार का अवसर है और जिसमें जनता आगे निकल चुकी है। बस्ती विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी कांग्रेस के देवेंद्र श्रीवास्तव जी से खास मुलाकात किया। आज न्यूज ऑफ नेशन और देवेंद्र श्रीवास्तव जी के बीच में सवालों का महामाया जाल है। 2024 में पूरे देश में लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व चल रहा है। कई जगह पर चुनाव हो भी चुके हैं, देखते हैं। और इसी बीच 25 मई को भी बस्ती जनपद में वोटिंग होगा और 4 जून को 4 बजे 400 पार होगा। देखते हैं पूरे देश की जनता किसको तय करेगी और हमारे देश का सम्राट कौन होगा, क्योंकि देश का विकास अब देश के जनता के पास है। तो हम इसी के साथ विदा ले रहे हैं। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक ऐसे ही अपडेट को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।